हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट में। हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की एक श्रृंखला कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम कवर करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। आज के इस बेहद खास और मज़ेदार सेशन को शुरू करते हैं। अक्सर जब हम पॉलिटी या संविधान पढ़ते हैं तो भारी भरकम शब्द सुनकर डर जाते हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसे हम इतनी आसान भाषा में एक कहानी की तरह समझेंगे कि आपके दिमाग में वह हमेशा के लिए छप जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी कहा जाता है। तो ये डीपीएसपी क्या है? दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने हमें मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जो वो हमें देना चाहते थे, पर उस समय देश के पास इतने पैसे या संसाधन नहीं थे। इसलिए उन्होंने अलग से एक लिस्ट बनाई और भविष्य की सरकारों के लिए उसे छोड़ दिया। इसी लिस्ट को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका जिक्र है। और हाँ, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि यह आइडिया हमने कहाँ से चुराया, मेरा मतलब यह कहाँ से प्रेरित होकर लिया। तो इसका जवाब है आयरलैंड के संविधान से। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि डीपीएसपी को संविधान में जोड़ा ही क्यों गया, इनकी क्या जरूरत थी? इसका सीधा सा जवाब है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए और देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि ये शब्द क्या हैं, तो चलिए इन्हें बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, आजादी से पहले अंग्रेजों का जो शासन था उसे हम पुलिस राज्य कहते थे। पुलिस राज्य का काम सिर्फ इतना होता है कि वह बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करे और देश के अंदर लोग लड़ाई झगड़ा न करें, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आप भूखे सो रहे हैं या आप बीमार हैं। लेकिन हमारा संविधान चाहता था कि भारत एक कल्याणकारी राज्य बने। कल्याणकारी राज्य एक माता पिता की तरह होता है। यह डंडा चलाकर शासन नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि देश के नागरिकों को अच्छा खाना मिले, बच्चों को स्कूल मिले और बीमार होने पर मुफ्त दवा मिल सके, और समाज में किसी के भी साथ भेदभाव न हो। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? दोस्तों, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि आपके पास वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार है। पर जरा सोचिए, अगर किसी के पास वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है या उसे समाज में नीचा समझा जाता है, तो क्या वह सच्चा लोकतंत्र है? इसीलिए डीपीएसपी का काम है अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना, सबको काम का समान अवसर देना और समाज में बराबरी लाना। अब एक सवाल आता है कि क्या हम इनके लिए कोर्ट जा सकते हैं? यहाँ एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। अनुच्छेद 37 साफ साफ कहता है कि ये तत्व गैर न्यायोचित है। मतलब अगर सरकार आपको मौलिक अधिकार नहीं देती तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी में लिखी कोई बात पूरी नहीं करती या आपको रोजगार नहीं दे पाती तो आप सरकार पर केस नहीं कर सकते। यह तो वही बात हो गई कि आपके पापा ने आपसे वादा किया कि 10वीं में अच्छे नंबर लाने पर आपको साइकिल दिलाएंगे, पर पैसे न होने की वजह से वे नहीं दिला पाए, तो आप उन्हें जेल तो नहीं भेज सकते ना। यह सरकार का एक नैतिक कर्तव्य है। इसीलिए महान विद्वान केटी शाह ने इसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन कही थी, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। वहीं भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की अनोखी विशेषता कहा, क्योंकि इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता और उचित कानूनी शक्ति के अभाव में ये केवल पवित्र इच्छाएं या भावनाओं के ढेर की तरह थे। इसलिए टीटी कृष्णामाचारी ने इन्हें भावनाओं का कूड़ेदान कहा। तो चलिए अब जल्दी से नीति निर्देशक तत्वों के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देख लेते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है और अनुच्छेद 36 हमें मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 की तरह राज्य की परिभाषा बताता है। वहीं अनुच्छेद 37 यह कहता है कि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अब हम इन्हें 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। वैसे तो संविधान में इसका कोई आधिकारिक वर्गीकरण नहीं दिया गया, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है: समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो समाजवादी सिद्धांतों को देखते हैं। अनुच्छेद 38 यह कहता है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ाएगा और आय की असमानता को कम करेगा। अनुच्छेद 39 जो कि बहुत जरूरी है, यह कहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
वहीं अनुच्छेद 39A जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, कहता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाए तो राज्य उसे मुफ्त कानूनी सहायता देगा, यानी कि उसके लिए फ्री में वकील करके देगा। वहीं अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में बात करता है। जो मनरेगा की स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई है वह इसी अनुच्छेद के तहत चलाई गई है। अनुच्छेद 42 महिलाओं को काम के दौरान प्रसूति सहायता यानी कि मैटरनिटी लीव देना। यदि कोई महिला पेट से है तो काम के दौरान उसे छुट्टी देना और उसे और सुविधाएं भी प्रदान करने के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद 43 इस बारे में बात करता है कि मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि उनका घर चल सके, उनका जीवन निर्वाह हो सके। गांधीवादी सिद्धांतों को देखते हैं। गांधी जी का सपना था कि भारत के गांव मजबूत हों, तो अनुच्छेद 40 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। गांव को अपनी सरकार खुद चलाने का अधिकार देना। अनुच्छेद 40 SC, ST और कमजोर वर्गों को शिक्षा और आर्थिक मदद देने से संबंधित है। अनुच्छेद 47 क्या आपने सोचा है कि बिहार और गुजरात में शराबबंदी क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य लोगों का पोषाहार स्तर सुधारेगा और नशीली दवाओं व शराब पर प्रतिबंध लगाएगा। तो अनुच्छेद 47 में क्या है? नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध और राज्य के लोगों का पोषाहार स्तर में सुधार करना। अनुच्छेद 48 कृषि को आधुनिक बनाना और गाय बछड़े जैसे दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाने से संबंधित है। अब तीसरे भाग उदार बौद्धिक सिद्धांतों को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है, मतलब पूरे देश में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति के एक जैसे कानूनों का होना। अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और देखभाल करना, आंगनवाड़ी सिस्टम इसी के तहत लाया गया था। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब अनुच्छेद 49 देखते हैं। हमारे ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि लाल किला, ताजमहल आदि की रक्षा करना। और अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव, यानी कि न्याय को निष्पक्ष रखने के लिए कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव होना जरूरी है। अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखेगा। भारत कभी भी पहल करके युद्ध नहीं करेगा क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। क्या कभी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में लड़ाई हुई है? बिल्कुल। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार बोस हैं, लेकिन फिर मिनर्वा मिल्स मामला 1980 सामने आया। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के पहिए पर टिका है और ये दोनों एक रथ के दो पहिए के समान हैं। दोनों को ही साथ चलना होगा, तभी देश का विकास होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि DPSP कोई बोरिंग कानूनी किताब नहीं है। यह हमारे देश का वह सपना है जहां कोई भूखा न सोए, सबको न्याय मिले, गांव मजबूत हो और हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित रहें। अगर आपसे एग्जाम में अनुच्छेद 40, 44 या 48 के बारे में पूछा जाए तो आप बिना सोचे सही जवाब टिक कराएंगे। अगर आपको आज की यह बातचीत और समझने का यह आसान तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।